गाय और भैंस का गोबर देखकर 3 ऐसी बीमारियां जो कि गर्मियों के मौसम में सर चढ़ के बोलती हैं, उनका पता चलाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी अलामात के साथ साथ ये 3 बीमारियां कौन सी हैं, इनमें गोबर की शक्ल जो है वो कैसे होगी कि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये वाली बीमारी इसमें आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। गर्मियों का मौसम चूँकि अपनी शिद्दत पर है, इसी मौसम में जो चिचड़ी की पैदावार वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब चिचड़ी की पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो 3 बीमारियां ऐसी हैं जो सर चढ़ के बोलती हैं। इनको हम ब्लड पैरासाइटिस भी कहते हैं। कौन सी 3 बीमारियां हैं? इनमें एनाप्लाज्मोसिस, बेबिसियोसिस, थैलेरियोसिस। एनाप्लाज्मोसिस इनके तिली का जो इसमें तिली है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी वजह से हम कहते हैं ये बाज़ का कहा जाता है कि ये तिली का बुखार है। इसके अलावा बेबिसियोसिस इनके रक्त मूत्रे का बुखार है। तीसरा ग्लैंडों का बुखार जिसको थैलेरियोसिस कहते हैं। ये बीमारियां बाज़ औक़ात इतनी लंबी चलती हैं कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक भी चले जाते हैं अगर सही डायग्नोस ना हो, तशख़ीस इनकी सही तरीके से ना हो। अगर लेबॉर्ट्री में हम ब्लड सैंपल जानवर का वक्त पर और बर वक्त ले जाते हैं तो फिर तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये बीमारी फलां है, इसका ट्रीटमेंट आप करवा लें। लेकिन फील्ड कंडीशन में बाज़ औक़ात ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती, तो हमें गोबर से देखकर कैसे अंदाज़ा हो कि ये बीमारी एनाप्लाज्मोसिस है, बेबिसियोसिस है या थैलेरियोसिस है। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। वीडियो के एंड तक आप देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके डायग्नोसिस में फार्मर हज़रात को इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनाप्लाज्मोसिस पे। एनाप्लाज्मोसिस जो है ब्लड सैंपल अगर हम नहीं करवा सकेंगे, दूर रहते हैं, तो हम देखते हैं कि 105.5 से लेकर 107.5 तक इसका टेम्परेचर जो है वो बुखार चला जाता है। जानवर लगातार बुखार की हालत में रहता है। आज इंजेक्शन कराए, कल कराए, परसों कराए, 5-6 दिन तक मेडिसिन चलती रही, लेकिन नहीं बात बनी। एनाप्लाज्मोसिस में जहाँ जानवर को 107 तक बुखार होता है, वहीं उसकी आंखें जहाँ उनमें पीलापन होता है, पेशाब जो है वो गाढ़े जो है वो पीले रंग का हो जाता है बुखार, लेकिन रक्त मूत्र की तरह नहीं होता। जानवर जो है चारा बिल्कुल कम कर देता है, बल्कि बाज़ का चारा बिल्कुल छोड़ भी देता है चारा। दूध जो है वो 0 पर आ जाता है। अगर हम ऐसे जानवर को हमें अंदाज़ा हो अलामात से कि ये एनाप्लाज्मोसिस है, लेकिन इसके गोबर का हम अगर कलर देखें तो एनाप्लाज्मोसिस में जो मखसूस गोबर है वो ग्रीन शीन कलर का होता है। ग्रीन शीन क्या है? जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ग्रीन शीन का मतलब है कि वो सब्ज़ रंग की हल्का टच देगा, इनके उसके ऊपर जो गोबर है वो हल्का ग्रीनिश कलर का जो वो गोबर होगा। चाहे जो वक्त है वो अगर सब्ज़ चारे का नहीं भी है तो फिर भी जब वो गोबर करेगा तो उसमें ग्रीनिश कलर का जो है वो गोबर होगा। इसके अलावा बाज़ का ऐसा होता है कि ये जब जानवर एनाप्लाज्मोसिस वाला जब वो गोबर करता है तो गोबर जब नीचे गिरता है तो गोबर फटता है, नीचे गिर के होता है सख्त है, लेकिन नीचे गिरते फटा है, लेकिन उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर है वो आपको नजर आएगी। इसका मतलब ये है, गोबर से अंदाज़ा हो सकेगा कि एनाप्लाज्मोसिस की जहाँ दूसरी अलामत आप एनाप्लाज्मोसिस की देख रहे हैं, वहाँ का गोबर का ये टेक्सचर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये एनाप्लाज्मोसिस हो गया है। दूसरी बीमारी जो है वो हमारी बेबिसियोसिस। बेबिसियोसिस में भी जो टेम्परेचर है ये बाकी तीनों बीमारियों से ज़्यादा होता है। 105.8 से लेकर 108.2 तक भी इसका टेम्परेचर चला जाता है। बाज़ का दूसरे तीसरे दिन जो है वो जानवर पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है, फिर तो कन्फर्म हो गया कि तेज़ बुखार है और साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। बाज़ का ऐसी सूरत होती है कि हीमोग्लोबिन यूरिया इसमें नहीं आता, बुखार की जो टेम्परेचर है वो ऊपर ही रहता है टेम्परेचर। बेबिसियोसिस में जो गोबर है तो उसको भी अगर आपने देखा हो, जहाँ आपने बेबिसियोसिस देखना है वहाँ पर आपने जानवर का बुखार भी देख लिया कि वो 106, 107, 108 तक भी चला गया। आंखें जब उसकी आप म्यूकस मेम्ब्रेन आई कि आंखों की चेक करेंगे तो वो भी येलोइश होगी, लेकिन इसके साथ साथ गोबर जो है उसका मखसूस टेक्सचर होगा। गोबर कैसा करेगा? गोबर ऐसा करेगा जैसे कि एक पाइप पानी की भरी हुई, आपने पाइप यूँ नीचे लटकाए तो पाइप से मोटी पाइप उसका पानी नीचे गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही गोबर इसका निकल के नीचे आ जाता है। क्यों? कि इसका जो एनर स्फिंक्टर होता है, जहाँ से उसने गोबर करना है, यानी कि गोबर वाली कोई जगह का जो मुंह है वो हल्का सा नरम होता है, थोड़ा सा खुला था कि गोबर जो है उसकी मखसूस शक्ल बन जाए। उसको हम कहते हैं पाइप स्टम फीसिस, यानी कि पाइप की तरह वो बिल्कुल गोबर नीचे आ जाता है ऐसे। एक तो बेबिसियोसिस की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसका गोबर जो है वो ऐसा होगा। अगर ऐसी सूरत हाल में गोबर होता है जानवर का तो फिर आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बेबिसियोसिस का गोबर है और ये बीमारी बेबिसियोसिस की है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी और बीमारियां हैं जिनमें पाइप स्टैम फीसेस आ जाते हैं। जैसे कि जानवर को अगर लिवर फ्लूक है तो लिवर फ्लूक में पाइप स्टैम फीसेस होते हैं, लेकिन उसमें चूँकि बेबिसियोसिस की अलामत कोई नहीं होती। क्योंकि अगर हम उसको देखें लिवर फ्लूक में तो जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हड्डियाँ, मुंह जो है वो बोतल की तरह होगा और ये पतला गोबर कर रहा होगा, लेकिन उसका ताल्लुक दूर तक भी टेम्परेचर से नहीं है। तो बेबिसियोसिस में जो है टेम्परेचर जो है वो 105.5 से लेकर 108 तक भी चला जाएगा, 107 भी होगा, लेकिन साथ में जो गोबर करेगा वो पाइप स्टैम की तरह होगा। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेबिसियोसिस है।
तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है उसमें है हमारा थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस जो है ये बीमारी सबसे ज़्यादा चूँकि परेशान करने वाली होती है। बहुत का चूँकि थैलेरियोसिस में जो टेम्परेचर है वो भी 105.5 से लेकर 107.5 तक, 107.7 तक भी इसका टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन इसके जो लिम्फ नोड होते हैं, जो कि एक वीडियो का जो कि मैं आई बटन में लिंक भी साथ दे रहा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे इसको जो प्री स्कैपुलर जो लिम्फ नोड होते हैं उनको आप पकड़ेंगे, वो आपके हाथ में वो मोटे आलू की तरह आ जाएंगे। एक तो इसकी अलामत ये होगी। बात का अगर कहीं जजमेंट ना हो या जो है वो लिम्फ नोड वो सही तरीके से आप जज ना कर पाएँ, तो इस टेम्परेचर जो है इसमें चूँकि बार बार आता है, आप ट्रीटमेंट कराते हैं टेम्परेचर फिर टेम्परेचर बार बार आना शुरू हो जाता है। इसकी सूरत हाल जब थैलेरियोसिस की होता है, इसमें जो जब अगर आपको अंदाज़ा है ये थैलेरियोसिस है, इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं गोबर से भी, तो गोबर के साथ इसकी अलामत क्या होगी। गोबर जो है इसमें गोबर पतला नहीं करता, बल्कि इसमें गोबर थोड़ा सख्त होता है। गोबर थोड़ा सख्त होता है, गोबर के ऊपर हल्की सी म्यूकस और साथ उसके कहीं कहीं ब्लड साथ लगा हुआ आता है। जब थैलेरियोसिस में मर्ज़ की शिद्दत होती है, हर कुछ केसों में ऐसा होता है कि ये फिर आखिरी स्टेजेस में जब इनके 5-7 दिन गुजर चुके हैं, फिर ये गोबर थोड़ा नरम करता है, पतला करता है, लेकिन पतले गोबर के साथ भी थोड़ा सा ब्लड जो है वो साथ लगा हुआ आता है। अब ब्लड जो है वो किसी और बीमारी में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर टाइफाइड की बात करें, साल्मोनेलोसिस की मैं अगर बात करूं, जानवरों में गाय और भैंसों में अगर टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड में जानवरों में गोबर के साथ जो ब्लड आता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ 24 से 36 घंटों तक जो है वो टेम्परेचर 105-106 तक टेम्परेचर होता है। लेकिन उसके बाद वो टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है, फिर खाली गोबर के साथ जो है कभी कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है या छिछड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको थैलेरिया है, लेकिन थैलेरियोसिस में सबसे बात क्या है, एंड तक जब तक जानवर ने ठीक नहीं हो जाना, टेम्परेचर जो है वो उसका ऊपर ही चढ़ा रहता है, यानी कि 105, 106, 107 तक टेम्परेचर रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जो गोबर है वो सख्त करेगा, और अगर नरम गोबर करेगा तो उसके साथ थोड़ा सा कहीं कहीं ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो तीनों सूरत हाल आपके सामने रख दी हैं मैंने कि एनाप्लाज्मोसिस में जो उसका गोबर होगा वो ग्रीन शीन होगा, यानी कि उसके गोबर का जो ऊपर वाली कलरेशन है वो ग्रीन टिंट उसको देगा। और उसमें जो बेबिसियोसिस में है, इसमें पाइप स्टेम फीसेस होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पाइप वाला पानी नीचे आ गया है, ऐसे वो गोबर नीचे तक वो इस तरह घोलाई का, क्योंकि उसमें जो एनल स्फिंक्टर है बेबिसियोसिस के दौरान उसकी जो मखसूस एक शेप बन जाती है। तो इसमें ये होगा। और थैलेरियोसिस की बात करें तो इसमें जो गोबर है वो पतला नहीं होगा, बल्कि स्टार्ट में उसका गोबर थोड़ा सख्त होगा, कभी कभी उसके साथ जो है वो म्यूकस भी लगी थी और ब्लड भी लगता है। लास्ट वाली सूरत हाल में उसका जो गोबर है वो पतला भी हो सकता है और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका गोबर का मैंने आपको बता दिया है कि इनमें जो गोबर की सिचुएशन है वो ये वाली होगी। बाकी अलामात भी आप देखें तो आपको नज़र आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये जो तीनों गोबर की जो शक्लें हैं ये आपको बीमारी के डायग्नोज में काफ़ी सारी जो है वो हेल्प आउट कर सकती हैं। बेहतर यही होता है कि आप ब्लड सैंपल करवा लीजिए, ब्लड सैंपल करवाने के बाद आप इनका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। लेकिन फिर भी बास का ऐसा हो जाता है कि कभी आपने ब्लड सैंपल जो है वो आप लेके गए और तीनों की तीनों बीमारियां आ गई। बास का केसों में हमने देखा कि थैलेरिया भी वो शो कर रहा था, एनाप्लाज्मा भी शो कर रहा था और बेबीजिया भी शो कर रहा था। बास का थैलेरियोसिस होता है, एनाप्लाज्मा होता है, थैलेरियोसिस होता है, बेबीजिया होता है, मतलब 2-2 या 3, बास का 3 भी आ जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में चूँकि जब बीमारियों का मिक्सर होता है तो फिर गोबर की जो स्पेसिफिक टेक्सचर है वो नहीं रहता, वो डिफरेंट हो जाता है। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तीनों बीमारियां इकट्ठी आ जाती हैं या 2 बीमारियां आती हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो आपने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ कैसे आपने उसको चलाना है ताकि आपको आसानी आपको हो जाए। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सवाल का जवाब जो मैं आसानी के साथ दे सकूं। यानी कि कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से उसको हिस्ट्री लेना पड़ती है, आपको हिस्ट्री जो है वो आप मेरे पास मौजूद नहीं होती। तो जिस सवाल का आसानी से आपको जवाब मिल सके, आपके लिए बेहतर हो, तो उसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ वहाँ पर।